मेरा विशेष नाता रहा है। गुजरात का विशेष नाता रहा है। जो पहले पंच प्यारे थे, उन पहले पंच प्यारों में एक मेरे गुजरात का था, द्वारिका का था और दर्जी था। और वो पहले पंच प्यारों में गुजरात का भी नाम बना था। और इसलिए हम गुजरात का पंजाब के साथ एक खून का रिश्ता बना हुआ है, एक आदर्शों का रिश्ता बना हुआ है, एक वीर बलिदानी परंपरा की भक्ति का रिश्ता बना हुआ है। भाइयों बहनों, मेरा कच्छ ये तो रेगिस्तान रहा है, बंजर भूमि है, पानी भी नहीं है। वो दिन थे, लेकिन यही पंजाब से मेरे किसान भाई बहन उस लखपत के इलाके में आकर के बसे और आज भी उन मेरे पंजाब से आए हुए सिख किसान भाइयों बहनों की पुरुषार्थ से पाकिस्तान की सीमा का वो मेरा इलाका आज हरा भरा बन गया है। पूरी हरियाली है, वहां खेत लहलहाते दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग अपप्रचार कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, विश्व भर में फैले हुए हमारे सिख भाइयों बहनों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज इस पवित्र धरती से आवाहन करता हूं, घोषणा करता हूं, भाइयों बहनों, गुजरात पर जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार हर हिंदुस्तानी का है। हर हिंदुस्तानी का अधिकार है। भाइयों बहनों, बादल साहब हमारे यहां कृषि महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए आए थे और कच्छ के अंदर किसान जो है हमारे सरदार, वो सारे सिख किसान बादल साहब से मिलने आए थे। उन्होंने हर एक के साथ व्यक्तिगत बात की थी और भाइयों बहनों, वो झूठ का पुलिंदा जो चल रहा था, उसकी हवा निकल गई थी। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कच्छ की धरती पर और गुजरात की धरती पर खेती के काम में लगा हुआ मेरा कोई भी सिख भाई, उसको कभी भी गुजरात छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई अफसर गलती करेगा वो अफसर जाएगा, लेकिन मेरा सिख किसान गुजरात से नहीं जाएगा। ये मैंने पहले से तय किया हुआ है और आज मैं दोबारा उसकी घोषणा करता हूं। भाइयों बहनों, झूठ फैलाने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले देश की एकता को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। हर जाति के, हर कौम के, हर पहनवेश के, हर भाषा के लोग ये हिंदुस्तान बनाते हैं। और इसलिए आज से तो हिमाचल, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये देश एक है, यहां का जन जन एक है और यहां के जन जन का अधिकार हर भूमि के क्षेत्र पर है। इस भाव को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं। भाइयों बहनों, आज भी
विश्व भर में दो समाज फैले हुए हैं। दुनिया के किसी भी देश में जाइए, आपको वहां हमारा सिख परिवार मिलेगा और साथ साथ कोई न कोई गुजराती परिवार भी मिलेगा। पूरे विश्व में गुजराती और सिख कंधे से कंधा मिलाकर के रह रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर विकास और प्रगति की राह पर चल रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, जो लोग इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, पंजाब की धरती पर शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, ये गठबंधन सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये चुनाव लड़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, ये सरकार चलाने के लिए का कारोबार नहीं है। भाइयों बहनों, पंजाब की धरती पर शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन यहां की सामाजिक एकता का भी गठबंधन है। हम जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं हैरान हूं, कांग्रेस के नेता आजकल भ्रष्टाचार के मुद्दों पर और राजनीतिक दलों पर उंगली उठाने लगे हैं। आप पूरी एबीसीडी उठा लीजिए, पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। ए फॉर आदर्श घोटाला, बी फॉर बोफोर्स घोटाला, सी फॉर कोयला घोटाला, पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। और वे लोग, मैं आपको विश्वास देता हूं, मैं दिल्ली में आप मुझे जो जिम्मेवारी देंगे वो आपकी नजरों में तो प्रधानमंत्री होगा, दुनिया भी उसको प्रधानमंत्री मानेगी, संविधान भी उसको प्रधानमंत्री कहेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं वहां चौकीदार के नाते बैठूंगा, मैं वहां चौकीदार के रूप में बैठूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कभी हिंदुस्तान की तिजोरी पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। देश की तिजोरी में गरीब का पैसा होता है, देश की तिजोरी का पैसा गरीब के कल्याण के लिए काम आता है। पंजाब में एक बड़ा अद्भुत संयोजन हुआ है और मैं मानता हूं ये मॉडल बहुत बढ़िया है। बादल साहब जीवन भर अगर 10 मिनट बात करो तो 10 बार किसान बोलते हैं, 10 बार किसान आएगा ही आएगा उनके मुंह से। उनके दिल दिमाग में गांव, गरीब, किसान, ये हमेशा रहता है। ये बढ़िया जोड़ी बनी है कि सुखबीर जी के दिमाग में आधुनिक भारत रहता है, उद्योग रहते हैं, टेक्नोलॉजी रहती है, अर्बन डेवलपमेंट रहता है। भाइयों बहनों, बड़े बादल साहब का किसान और गांव की चिंता और छोटे बादल साहब का आधुनिक पंजाब का निर्माण, ये ऐसी जोड़ी बनी है। ये जोड़ी आने वाले दिनों में पंजाब को, हिंदुस्तान को ड्राइव करने की ताकत बना देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इसी सोच का परिणाम है कि अभी यहीं पर देश भर के उद्योगपतियों को बुला करके एक सफलतापूर्वक इन्वेस्टमेंट का प्रयास किया गया। कल तक
किसानी में लगे हुए लोगों को एक नया, और ये नौजवानों के लिए आशा का किरण बनेगा। तो दूसरी तरफ एक बहुत ही उत्तम प्रकार का किसान मेला लगा करके हमारी कृषि आधुनिक कैसे बने, उसकी चिंता भी बड़े बादल साहब ने की। भाइयों बहनों, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, 3 बातों पर हमें बल देना होगा। और अगर हम एक में भी उदासीनता बरतेंगे तो कभी न कभी मुसीबतें झेलते रहेंगे। और इसलिए हमें देश के आर्थिक विकास के लिए 3 पिलर के ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था तो विकसित करना होगा। 1/3 ताकत हमारी कृषि की हो, 1/3 हमारी ताकत मैन्युफैक्चरिंग की हो, और 1/3 हमारी ताकत सर्विस सेक्टर की हो। इन तीनों के बलबूते पर हमें हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना होगा। उद्योग भी चाहिए ताकि नौजवान को रोजगार मिले, कृषि भी चाहिए ताकि हिंदुस्तान कभी भूखा न रहे, गांव कभी बर्बाद न हो। और भाइयों बहनों, कम से कम पूंजी निवेश से अधिक कमाई वाला क्षेत्र है सर्विस सेक्टर। उसमें भी विशेष करके है टूरिज्म। टूरिज्म को कैसा बढ़ावा मिले, टूरिज्म के क्षेत्र में हिंदुस्तान दुनिया में $3 ट्रिलियन का व्यापार अकेले टूरिज्म में इंतजार कर रहा है। पूरे विश्व को आकर्षित करने की ताकत हिंदुस्तान में है। हमारे पास ऐसी विरासत है, जगत जब उसे देखता है तो चौंक जाता है। लेकिन हम उस क्षेत्र में जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश में आर्थिक विकास को इन तीनों क्षेत्रों में बढ़ाना होगा। लेकिन जब मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो भाइयों बहनों, कुछ मूलभूत बातों पर बल देने की आवश्यकता हुई है। अब जमीन बढ़ने वाली नहीं है। ऊपर से जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा तो जमीन के टुकड़े छोटे हो जाएंगे। पहले अगर 2 भाई के पास 20 एकड़ भूमि है तो 4 भाई हो गए तो 5-5 एकड़ हो जाएगी। और इसलिए हम लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रति एकड़ हमारी उत्पादकता कैसे बढ़े। अगर आज हम 1 एकड़ भूमि में 100 किलो अनाज पैदा करते हैं तो 150 कैसे हो, 200 कैसे हो। इसलिए हमारी कृषि में टेक्नोलॉजी को लाने की जरूरत है, आधुनिक विज्ञान को लाने की जरूरत है। और बादल साहब ने अभी जो कृषि मेला लगाया था वो उसी दिशा का एक उत्तम प्रयास था, ताकि हम हमारी कृषि को आधुनिक बना पाए, टेक्नोलॉजी को हम लाएं। उसी प्रकार से कृषि के साथ मूल्य वृद्धि अब जरूरी हो गई है। अगर हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। उसके पास जो है उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वो टमाटर बेचेगा तो कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगर टमाटर का केचप बना करके बेचेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर केचप भी बढ़िया बोतल में पैक करके बेचेगा तो और ज्यादा पैसा मिलेगा। और अगर वो बोतल कोई नटी हाथ में पकड़ के खड़ी होगी तो शायद और ज्यादा पैसा मिलेगा। ब्रांडिंग और मार्केटिंग, भाइयों बहनों, मूल्य वृद्धि, हमारा किसान जो उत्पादन करता है उस पर मूल्य वृद्धि पर भारत सरकार ने, राज्यों ने एक बहुत बढ़िया ताकत देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, हमारे देश की सरकार
मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित तो करती है, लेकिन बाद में वो सिर्फ अखबार की सुर्खियों तक सीमित हो जाता है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके 3 हिस्से करना जरूरी है। एक में एक के पास जिम्मेवारी हो प्रोक्योरमेंट की, किसानों से खरीदने का जिम्मा उसका हो, उतना ही काम उसका हो और वो उसी पर फोकस करे, मेहनत करे और किसानों से ज्यादा प्रोक्योर करने की व्यवस्था करे, ताकि किसान को बाजार में कम दाम से अपना माल बेचने की नौबत ना आए। दूसरा हिस्सा हो, जो अनाज धान खरीदा गया हो, उसको रखने की मैनेजमेंट दूसरे हिस्से के पास होनी चाहिए। मैनेजमेंट अलग होनी चाहिए और वितरित करने की व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये तीसरी इकाई के बाद होनी चाहिए। जब तक हम फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के 3 हिस्से नहीं बनाते, तब तक नए वेयर हाउस नहीं बनेंगे, नए कोल्ड स्टोरेज नहीं बनेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा। जो इकट्ठा होता है वो समय पर वितरित नहीं होगा। जिस गरीब के घर में वो अनाज पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा नहीं और गरीब भूखा का भूखा रहेगा, अनाज सड़ता रहेगा, किसान को दाम मिलेंगे नहीं। ये विपरीत व्यवस्था को बदलना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, हम चुनाव के मैदान में जाते हैं एनडीए के रूप में, तब हम एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होते हैं, लेकिन जब हम सरकार में बैठते हैं तब हमारा एनडीए का रूप होता है नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। चुनाव के मैदान में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में जाता है, सरकार में एनडीए नेशनल डेवलपमेंट अलायंस के रूप में काम करता है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, विकास। विकास के बिना भाइयों बहनों हम कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते। ये हमारा इलाका, चाहे हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, इधर राजस्थान का इलाका हो, ये हमारी वीर भूमि है। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके परिवार में से कभी न कभी किसी ने सेना में सेवा न की हो, युद्ध की भूमि में जाने का अवसर न आया हो, मां भारती की रक्षा न की हो। ऐसे गांव, ऐसे परिवार बहुत कम मिलेंगे। भाइयों बहनों, हमारे सेना के जवानों की एक मांग रही है 1 रैंक 1 पेंशन, और ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार हमारे सेना के जवानों के साथ हमेशा खिलवाड़ करती रही है। मैं मीडिया के मित्रों से प्रार्थना करता हूं, आप जरा इतिहास पर गौर कीजिए। इसके पहले बजट के समय कांग्रेस की सरकारों के वित्त मंत्रियों ने कितनी बार 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणाएं की है, बार बार घोषणाएं की है। लोकशाही के मंदिर ऐसे लोकसभा गृह में की है, लेकिन उन्होंने कभी इसको पूरा नहीं किया है। इस बार भी जब मैं लगातार 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहा हूं, रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में आग्रह से विषय रखा, तो इस बार उन्होंने कहा लेकिन ये भी आपके साथ धोखा है। पहले भी ऐसे वादे किए गए लेकिन पूरा नहीं किया है, और इसलिए मैं सेना के पूर्व जवानों से आगाह करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ईमानदार होती तो 2004 से लेकर के 2014 तक 10-10 बजट रखने का उनको मौका मिला है, लेकिन उन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया है। मैंने पंजाब में काम किया, विशेष करके जब मैं पठानकोट गुरदासपुर इलाके में काम करता था, कई परिवार से माताएं बहनें मुझे मिलती थी और एक बात के लिए हमेशा कहती थी कि मोदी जी, ये ड्रग्स ये हमारे बच्चों को बर्बाद कर देंगे, हमारी भावी पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को आग्रह करता हूं, ये ड्रग्स विदेशों से आते हैं,
सीमा पार से आते हैं, आपके जवान वहां तैनात है। क्या हो रहा है? मेरे देश की जवानी बर्बाद हो रही है, मेरे देश का नौजवान तबाह हो रहा है। सीमा पर जो जवान खड़े हैं उनको जवाबदेह बनाया जाए, और किसी भी सीमा से अगर हिंदुस्तान में फेक करेंसी आती है, हिंदुस्तान में अगर ड्रग्स आते हैं, तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के मेरे देश के जवान को हम बचा पाएंगे। भाइयों बहनों, भारत में सिर्फ आतंकवादी आते ऐसा नहीं है। भारत की सीमा से सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन होता है ऐसा नहीं है, घुसपैठिए आते ऐसा नहीं है, इसके साथ ये सारी बीमारियां भी आती हैं। और इसलिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, हमारी सीमाओं की चिंता करना, ये समय की मांग है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, मैं आपसे कहने आया हूं कि भाइयों बहनों, हमें किसी भी हालत में हमारे देश के नौजवानों को तबाह नहीं हो देना है।